हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ और जैसा कि जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आती है या कुछ ऐसी घटना घटती है तो मैं हमेशा आता हूँ यूट्यूब पे और आप लोगों को जानकारी देता हूँ उसकी। तो अब ये कल जो सुप्रीम कोर्ट का आया है जजमेंट, इसके बारे में मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और क्या है, क्या फ़र्क पड़ेगा खरीदारों पे, क्या बिल्डर पे फ़र्क पड़ेगा, अथॉरिटी को क्या फ़ायदा होगा, इस सब की जानकारी के लिए मैं आप लोगों से थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ इस बारे में। कल एक फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई अब जो है बकाया राशि पे 8% के करीब से SBI MCLR जो है वो देना पड़ेगा बिल्डर को और अथॉरिटी अब ले सकती है पैसा। ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। अभी उसकी पूरी डिटेल्स तो अपडेट नहीं हुई हैं सिस्टम में, लेकिन ये जजमेंट अब आ गया है। तो अब इसको समझाने के लिए हमको थोड़ा बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। एक्चुअली 2009 से लेकर 2014 तक अथॉरिटी ने, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कई सारी करीब 200 परियोजनाओं को बिल्डर को दिया था लैंड कि भाई इस पे फ्लैट बनाओ और हमें 10-10% करके पैसा दो इसका। तो हुआ क्या था कि बिल्डरों ने ले ली थी 200 जो भी लैंड थी और शुरू कर दिया था फ्लैट बनाना और बेचना उस पर। लेकिन जो कि उसमें एक लूप होल था कि भाई 10% देना है। वो हुआ क्या कि एक दो किस्त देने के बाद जो है बिल्डर रुक गए और दी नहीं वो किस्त। अब अथॉरिटी ने भी जब नहीं मिली तभी भी दे दी और लैंड दे दी, और बिल्डर को एक दी, उसके बाद दूसरी दी, तीसरी चौथी लैंड इस तरह दे दी आगे उन्होंने। लेकिन अब हुआ क्या, बिल्डरों ने पैसा देना बंद कर दिया तो अथॉरिटी ने उस पर ब्याज लगा दिया कि भाई ये ब्याज देना। अब वो ब्याज बढ़ता जा रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज, किस्त के ऊपर किस्त। तो ये जो चक्कर है ये काफ़ी टाइम से चलता चला जा रहा था और ना पैसा आ रहा था, ब्याज बढ़ता जा रहा था। इसके एवज में जो है अथॉरिटी ने रजिस्ट्री रोक दी, OCCC रोक दी है, जिसका डायरेक्ट फ़र्क जो है ना वो फ्लैट बायर पर पड़ा कि भाई उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। अब जब रजिस्ट्री नहीं होगी मकान की तो वो लोन नहीं होगा, उस पर लोन नहीं होगा तो वो कोई कैश में ही ले सकता है जैसे ले रहे हैं लोग, और बिल्डर वो ट्रांसफ़र कर देता है और कैश में लेता है। लेकिन उससे घाटा क्या होता है, जो फ्लैट की वैल्यू है वो करीब 25 से 30% कम मिलती है क्योंकि वो किसी न किसी को कैश में खरीदना पड़ता है। तो ये समस्या आ रही थी, मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। हम लोगों ने करीब पिछले बहुत टाइम से काफ़ी ट्विटर ड्राइव चलाए इसके लिए, बहुत सारे ट्वीट किए और हज़ारों ट्वीट हुए, लाखों ट्वीट हुए कि भाई रजिस्ट्री शुरू की है, बट हुआ नहीं कुछ। और यूपी गवर्नमेंट ने भी, हमारे यहाँ जो अपने लोकल विधायक हैं दादरी के तेजपाल सिंह नागर जी, उन्होंने भी जो है योगी जी से बात की, और जो धीरेन्द्र सिंह जी हैं, वो पंकज जी हैं, वो भी, उन्होंने भी बात की। लेकिन कुछ भी ठोस गवर्नमेंट की तरफ से भी आया नहीं इस केस में, और रजिस्ट्री अभी भी रुकी हुई है 10 करीब 3-4 साल से, और OCCC भी रुके हुए हैं। तो अब जो हुआ है, अब ये जो बिल्डर गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई हमारे पे अननेसेसरी पैसा ले रहे हैं, उसमें क्या हुआ है, अब उसी टाइम अथॉरिटी ने भी एक रिव्यू पिटीशन डाली थी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, और बहुत हज़ारों करोड़ रुपया जो फंसा हुआ है। तो फिर उस पर रिव्यू पिटीशन पे सुनवाई हुई थी और सुनवाई चल रही थी, और ये कल जो है इसका इन्होंने डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो ये अब इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर जो कवर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को दिया तगड़ा झटका। दाब पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 45,000 करोड़ रुपए थे। ये न्यूज़ की हेडिंग है। अब लिखा है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को तगड़ा झटका दिया है। कई साल से लंबे मुकदमे में सोमवार को शहर के बिल्डर नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हार गए। इस फैसले से दोनों विकास प्राधिकरणों को करीब 20,000 करोड़ का फायदा मिलेगा। हालांकि बिल्डरों से फ्लैट खरीदे बैठे लोगों को कितना फायदा हुआ ये अभी बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, ये अभी कहना संभव नहीं है। दूसरी ओर रियल एस्टेट सेक्टर में जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बदौलत शहर के कई और बड़े बिल्डर दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा अथॉरिटी को, वो भी ब्याज के साथ। क्या है मामला, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बिल्डरों ने साल 2009 से लेकर 2014 तक करीब 200 हाउसिंग परियोजनाओं के
के लिए 20 लाख वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन का आवंटन हासिल किया था। बिल्डरों ने दोनों प्राधिकरणों की लचीली भूमि आवंटन नीतियों का भरपूर फायदा उठाया। वही 10% दो और ले लो लैंड, और बाकी पैसा धीरे धीरे किस्त में दो, जो बिल्डरों ने दिया नहीं आगे। ठीक है। फ्लैट खरीदारों को मिला पैसा प्राधिकरण को चुकाने की बजाय दूसरी कंपनियों और धंधों में ट्रांसफ़र कर दिया बिल्डरों ने। और जब इन्होंने प्राधिकरण ने वसूली का दबाव बनाया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शरण ले ली कि भाई हम पे गलत दबाव बनाया जा रहा है और बहुत सारा ब्याज लगाया जा रहा है, और जो प्राधिकरण है वो एज ए मनी लेंडर काम कर रही है। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण मनी लेंडर की तरह काम कर रही है। भूमि आवंटन पर मोटा ब्याज, जुर्माना और पेनल्टी ब्याज वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट कंपनी आर्थिक संकट में पहुंच गई। ये 3 साल पहले की बात है जो बताया था इन्होंने बिल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को गंभीरता से ले लिया और करीब 3 साल पहले फैसला सुनाया कि विकास प्राधिकरण मनी लेंडर की तरह काम नहीं कर सकता। ब्याज बहुत ही ज़्यादा वसूल किया जा रहा था। भूमि आवंटन पर विकास प्राधिकरण बिल्डरों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की MCLR के अनुसार ब्याज वसूली करेंगे। SBI की MCLR पर 1% अधिक चार्ज लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के करीब 20,000 रुपये का फटका लग गया था उन्हें, और पैसा उनका अटक गया। तो जैसा मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट में प्राधिकरण ने रिव्यू फाइल किया था। फिर करीब 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटियों ने एक रिव्यू फाइल किया था। अब सोमवार को वो रिव्यू पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट का संशोधित फैसला आ गया है। यही फैसला है जिसके बारे में हम सब लोग बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से दोनों अथॉरिटियों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोविड महामारी से आने से पहले बिल्डर को आवंटन के समय निर्धारित किया हुआ ब्याज देना पड़ेगा, और कोविड आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की MCLR को बना के अथॉरिटी को बिल्डरों से भुगतान लेना होगा। तो नोएडा अथॉरिटी के बिल्डरों पर 26,000 करोड़ बकाया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिली जानकारी अब तक 6,500 करोड़ रुपए बतौर ब्याज मिलेंगे। करीब 13,500 रुपये मूलधन है। इन दोनों अथॉरिटी के शहरों पर कुल मिला के 45,000 करोड़ रुपया बिल्डरों पे बकाया है। 2.5 लाख फ्लैट खरीदारों का असमंजस खत्म हुआ, एक हेडिंग ये है। गौतम बुद्ध नगर में प्रॉपर्टी के मामले के जानकार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कभी 2.5 लाख फ्लैट बायर के सामने असमंजस खत्म हो गया। मतलब अब उन्हें बिल्डर या अथॉरिटी ये नहीं कह सकते कि भाई पैसा नहीं मिल रहा है, इस वजह से रजिस्ट्री रुकी हुई है। ये जो भी है अब इसमें आगे करना पड़ेगा। ऐसे में दरअसल बिल्डर अथॉरिटी का पैसा दे नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट लंबित मुकदमों का हवाला देकर भुगतान रोक रखा है। ऐसे में प्राधिकरण बिल्डरों को हाउसिंग सोसाइटी से परियोजनाओं से जुड़े कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी। और अब स्थिति साफ हो गई है, बिल्डरों को पैसा देना पड़ेगा, प्राधिकरण को अपने पैसे की वसूली करने का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ग्रेटर नोएडा में ही 197 प्रोजेक्टों का रास्ता साफ हो गया, जिसमें से 60 बिल्डर के प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुके हैं ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ये है। तो अब इसको मोटा मोटा अगर बोलेंगे कि भाई हुआ क्या है कि वो जो केस बिल्डरों ने फाइल किया हुआ था कि भाई मनमाने ढंग से अथॉरिटी पैसे ले रही है, ब्याज लगा रही है और मनी लेंडर की तरह काम कर रही है, उस पर जो फैसला सुनाया था उसको ख़त्म कर दिया है। और दूसरा फैसला सुना दिया है कि जो कोविड से पहले का टाइम है उसमें बिल्डर वो पैसा देंगे जो अथॉरिटी और बिल्डर के बीच तय हुआ था, जो ब्याज, और जो कोविड-19 के बाद है वो पैसा देंगे जो ब्याज का, जो SBI MCLR है। ठीक है, इस तरह से बिल्डरों को पैसा देना पड़ेगा। अब वो नहीं चलेगा कि भाई मामला तो कोर्ट में, आप कैसे पैसा लें। ठीक है, तो और ये सच बात है कि जब प्रेशर आएगा बिल्डर के ऊपर तो बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो पैसा नहीं दे पाएंगे और वो दिवालिया, आगे हो सकता है दिवालिया हो जाए या दिक्कत आए। बायर्स भी शोर मचाएंगे क्योंकि भाई रजिस्ट्री करानी ही पड़ेगी, रजिस्ट्री कराना तो बहुत ज़रूरी है। तो अब बिल्डरों के लिए ये दिक्कत खड़ी हो गई है। लेकिन फ्लैट बायर का क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है जो डिटेल्ड जो आए डिसीजन उसमें लिखा हो, तो उसको देखेंगे आगे।
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो बिल्डर दिवालिया हो गए हैं, जैसे सुपरटेक बिल्डर है या और बिल्डर हैं, उनके फ्लैट वायर होगा या उन बिल्डरों पे क्या होगा, क्योंकि वो तो आईआरपी के हवाले हैं अभी प्रोजेक्ट। तो आईआरपी तो कोई पैसा देगा नहीं, क्योंकि आईआरपी को तो पैसा देना भी नहीं बनता और होता भी नहीं उसके पास पैसा देने के लिए। तो उस सिचुएशन में बिल्डर पैसा देगा या क्या होगा, ये देखने वाली बात है। और जो दिवालिया वाले प्रोजेक्ट है उनको कैसे करेंगे, कैसे होगा, वो कुछ पता नहीं है अभी। और जैसे सुपरटेक के 1 2 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें रजिस्ट्री रुकी हुई है बहुत टाइम से, 2000 यहाँ तो 2017-18 से ही रजिस्ट्री रुकी हुई है, मतलब 5 साल हो चुके हैं यहाँ तो उन पे क्या होगा, वो ऐसे ही अटके रहेंगे मुझे लगता है। जब बिल्डर पैसा देगा तो रजिस्ट्री होगी, वो पैसा तो है नहीं बिल्डर के पास, और दिवालिया है। तो अगर इसमें कोई दिवालिया के लिए किया है कोर्ट ने तो अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी मैं बता दूं आपको, जैसे इको विलेज 1 में मैं हूँ, वो मैं देख रहा हूँ प्रोजेक्ट में क्या है, कुछ छोटे छोटे काम हो रहे हैं प्रोजेक्ट में। जैसे कोई रोड बनना है छोटा सा तो बन गया है, या कहीं जो है कुछ बेसमेंट का काम चल रहा है, K1 के नीचे जो रैम्प है वो रेडी हो रहा है, या अपना आप कह लो कि जो B8 के नीचे चल रहा है काम, थोड़ा JCB वगैरह लगी हुई है। तो छोटे छोटे काम कर रहे हैं। और फ्लैट जो हैंडओवर वाली बात है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ मुझे लगता है कि थोड़े बहुत फ्लैट जो है वो हैंडओवर भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से 50 60 70 100 महीने के, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर करीब 4500 फ्लैट हैंडओवर हो गए हैं, अभी भी 3500 बचे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा फ्लैट का जो नंबर्स है वो बचा हुआ है हैंडओवर के लिए। और अभी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि हैंडओवर हो रहे हो या बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी इसको स्लो ही चल रहा है। और लोगों को लेटर भी आ रहे हैं नए, लोगों के सेटलमेंट भी धीरे धीरे हो रहे हैं, और लोगों को एनडीसी भी 45 डेज़ के करीब मिल रही है, 30 to 45 डेज़ में उनके मेल पे आ जाती है। और डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद स्लो प्रोसेस है और ये चल रहा है। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले सुना था, बहुत सारे लोग कहते भी थे कि इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद बिल्डर को बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो मैं हमेशा सोचा करता था यार दिवालिया होने से किसको फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिवालिया होने से भी बिल्डर को बहुत बड़ा राहत मिलती है। सारे लोग उससे पैसा मांगना बंद कर देते हैं, और उसके बाद जो फ्लैट वायर का पैसा आता है अगर वो चाहे तो फ्लैट में लगाए, क्योंकि आईआरपी है। और अब आईआरपी जब आ गई है तो आईआरपी कुछ ना कुछ इसमें अपना जो है वैल्यू एडिशन करेगी। और मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट धीरे धीरे ही सही पूरा होगा। ऐसा नहीं है दिवालिया हो जाएगा तो फ्लैट नहीं मिलेगा, आगे फ्लैट मिलने की उम्मीद है पूरी, और मिलना भी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग 2010 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो समझिए आप 12 साल से भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका तो हक बनता है। और बहुत से लोग अलग अलग फेज़ में हैं, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट कर दिया है, बहुत सारे लोगों का डिमांड नहीं आया है, बहुत सारे लोगों का जो है एनडीसी नहीं आया है, बहुत सारे लोगों का एनडीसी आके आगे काम चल रहा है, बहुत सारे लोगों का हैंडओवर होने वाला है, बहुत सारे लोगों का हैंडओवर हो गया है, लेकिन फ्लैट में टावर में काम नहीं हुआ है। तो ये है। तो अब जो टावर के काम है वो टावर के लोग मीटिंग करके वो करवाते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहा है। और आई होप सो कि ये जो जजमेंट आया है ये बायर के फेवर में है, तो इंसॉल्वेंसी के लिए भी इसमें कुछ हो, जिससे अगर देखिए एक बार इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री शुरू हुई तो हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा, हज़ारों बायरों को एक बार मतलब ये राहत मिलेगी कि भैया अब मकान मिल जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी तो मालिकाना हक मिल जाएगा। तो ये है। एक और न्यूज़पेपर है जो मैं देख रहा हूँ, बिल्डर में हैव टू पे लैंड ड्यूज टू नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़ एट हायर रेट। ये जो है मनी कंट्रोल की न्यूज़ है। तो आज ज़्यादातर न्यूज़पेपरों में यही जो है आई है। और इसमें रियल इस्टेट डेवलपर्स के लिए तो सेटबैक है, क्योंकि उनको पैसा जो उन्होंने लैंड इतने साल पहले ली थी वो पैसा दिया नहीं था, वो पैसा देना पड़ेगा। और अगर पैसा नहीं दिया तो हो सकता है कि अथॉरिटी भी लीगल केसेस आगे क्रिमिनल केसेस ले, क्योंकि भाई ज़रूरी है उनका पैसा भी आना, और बिल्डर पैसे नहीं दे रहा है, और अलग अलग जगह लोगों ने बिल्डर्स ने पैसे अपने इन्वेस्ट कर दिए, तो उस वजह से ये है। और बाकी जो है जैसा भी इस केस का जब पूरा डिटेल आ जाएगा तो हम लोग ज़रूर आप लोगों से शेयर करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी के पास और भी इंफॉर्मेशन होती है जो जिस बारे में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बाकी लोगों को जानकारी दें। आपकी जानकारी सब पे जाएगी, क्योंकि मैंने इसका कमेंट बॉक्स खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है, तो आप कोई भी लोग इस जानकारी को ज़रूर कमेंट में जो भी जानकारी मिलती है। साथ साथ ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है
ये काफ़ी लोग देखते हैं, कुछ वीडियो तो 4-4 5-5 हज़ार लोगों ने भी देखी हैं। तो मेरी ये आप लोगों से सबसे विनती है कि जो भी वीडियो आती है उसको ज़रूर आप आगे अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और एक प्रोजेक्ट में ही नहीं, इक्विलिब्रियम में ही और प्रोजेक्टों में भी शेयर कीजिए इससे, जिससे बाकी लोगों को फ़ायदा हो। और एक ये अच्छा माध्यम है यूट्यूब जुड़ने का। ये इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगली कोई भी वीडियो डालूँ तो आप पे नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा, तो आप इसे देख सकेंगे। और आपसे इस संबंध में जुड़ी जानकारी, या आप क्या सोचते हैं या क्या इम्प्रूवमेंट करा जा सके, वो आप ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये है कि जिससे भाई हम लोग को भी, आप ही लोगों से, आप जब लाइक करते हो, आप जब व्यू करते हो, आप जब कमेंट करते हो, तो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है इससे और प्रोत्साहन मिलता है, तभी हम लोग नई वीडियो बना के डालते हैं कि भाई क्या है। तो ये कंटिन्यू रखिए प्लीज़, और जुड़े रहिए सब लोग। बाकी कुछ भी होगा, कोई भी चीज़ है तो मैं ज़रूर आपके सामने फिर से आऊँगा। ठीक है, बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।